डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडो का प्रॉब्लम 1.12। ये जो प्रॉब्लम है ये कई सारे रिसोर्सेज में दिया हुआ है। इरोडो में तो है ही, ये एच सी वर्मा में भी है, और आप जो बुक देखोगे फिजिक्स की जो कि आईआईटी या नीट के लिए बनी हुई है, आपको हर बुक में मिल जाएगा। लेकिन जो मैं आपको सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन के, मैं आपको 3 फ्रेम में सॉल्यूशंस बताऊंगा। वो सॉल्यूशंस आपको सारे के सारे किसी बुक में एक साथ नहीं मिलेंगे। तो बहुत ही अमेजिंग मैं आपको सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ, बहुत अमेजिंग इंसाइट्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 3 points are located at the vertices of an equilateral triangle whose side equals a. They all start moving simultaneously with velocity v constant in modulus, with the first point heading continually for the second for the third, and the third for the first. How soon will the points converge? ये क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें ए बी सी जो 3 वर्टिसेस हैं, इन पर 3 पार्टिकल्स लोकेटेड है एबीसी पर, और ये हमेशा एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। तो आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद में ये तीनों पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो आप इसको 3 फ्रेम में करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं आपको इसके 3 फ्रेम में सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको इसको ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना बताऊंगा, मैं आपको इसको पार्टिकल ए के फ्रेम में सॉल्व करना बताऊंगा, और मैं आपको सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल के फ्रेम में भी करना बताऊंगा। इसको तो बहुत मजा आने वाला है, 3 फ्रेम में हम सॉल्यूशंस देखेंगे। अक्सर मैंने देखा है कि ए और बी यानी कि ग्राउंड के फ्रेम में या पार्टिकल ए के फ्रेम में तो अक्सर बुक्स में भी दिया रहता है सॉल्यूशन, लेकिन सेंट्रॉइड के फ्रेम में जो ये सॉल्यूशन है ये मेरा एक यूनिक सॉल्यूशन है, जो कि आपका एक नया वैल्यू एडिशन होगा इस वीडियो के थ्रू। ठीक है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पे मोशन समझना पड़ेगा कि मोशन कैसा होगा एबीसी का। तो देखो मोशन यहाँ पे कुछ इस तरीके का होगा। ये मोशन कैसे हुआ, देखो इसमें आप ध्यान से समझो। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि ए बी और सी ये हमेशा एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जब ए जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो बी भी थोड़ा आगे बढ़ गया होगा, यहाँ पे बी 1 पे आ गया होगा, सी जो है वो सी 1 पे आ गया होगा। तब ए जो है वो जब ए 1 पे है तो वो फिर बी की तरफ थोड़ी दौड़ेगा, वो बी 1 की तरफ दौड़ेगा, इस डायरेक्शन में दौड़ेगा। है कि ना? है कि नहीं? सी 1 जो है वो ए 1 की तरफ दौड़ेगा, और बी 1 जो है वो सी 1 की तरफ दौड़ेगा, इस डायरेक्शन। क्योंकि अब सी की लोकेशन ही चेंज हो गई है, तो जहां पे इनकी नई लोकेशन होगी ये उस डायरेक्शन में दौड़ेंगे। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो होगा क्या कि जब ये ए 1 इस लोकेशन पे आ चुका होगा, ए जो है जब ए 1 पे आ चुका होगा, तो ये ट्राइंगल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और थोड़ा घूम भी जाएगा। ये बनाएंगे हमेशा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही, एबीसी मिलकर के हमेशा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, लेकिन अब की बार ये ट्राइंगल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इस तरीके का। है ना? फिर जब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि बी 1 जो है वो बी 2 की लोकेशन पे आ जाएगा, सी 1 जो है वो सी 2 की लोकेशन पे आ जाएगा, ए 1 जो है वो ए 2 की लोकेशन पे आ जाएगा। तो अब ये ट्राइंगल थोड़ा और छोटा हो जाएगा। अब ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये हमने A2 B2 और C2 को ऐड, मतलब ट्राइंगल को हमने कंप्लीट कर दिया, तो ये ट्राइंगल थोड़ा और छोटा हो जाएगा। फिर जब ये थोड़ा और आगे जाएंगे तो क्या होगा, A2 अब A3 पे आ जाएगा, B2 B3 पे आ जाएगा, C2 C3 पे आ जाएगा। तो अब इनके द्वारा जो बनाया जाने वाला ट्राइंगल होगा वो और छोटा हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बन जाएगा। इस तरीके से ट्राइंगल कंटिन्यूअसली छोटा होता चला जाएगा साइज में, घूमता चला जाएगा। लेकिन आप देखो कि सारे के सारे ट्राइंगल्स जो बनेंगे, बहुत सारे टाइम के साथ में ट्राइंगल छोटा होता चला जाएगा, घूमता चला जाएगा, लेकिन ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो स्टेशनरी ही रहेगा। और इस तरीके से जब आप इस पार्टिकल्स के मोशन देखोगे, तो ये पार्टिकल अगर आप यहाँ पे मान लो, पार्टिकल अगर आप बी की बात करते हो तो बी का मोशन कैसा दिखेगा? बी का मोशन कुछ इस तरीके का जाते हुए फाइनली ये यहाँ पर ओ तक पहुंचेगा। इसी तरीके से ए का मोशन इस तरीके का आते हुए फाइनली ये ओ तक पहुंचेगा। सी का मोशन भी ऐसे ही होगा, पार्टिकल सी जो है वो इस तरह से घूम के आता हुआ आएगा और ओ तक पहुंचेगा। फाइनली सेंट्रॉइड पे जाकर के पूरा का पूरा ट्राइंगल कन्वर्ज हो जाएगा, ट्राइंगल छोटा होता चला जाएगा, घूमता चला जाएगा, और फाइनली तीनों पार्टिकल्स ओ पॉइंट पे जाकर के मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक की कहानी मैं होप कर रहा हूँ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी इंसाइट्स हैं जो आपको पहले से इसमें क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएंगे। तो वो क्या इंसाइट्स हैं? तो एक तो इंसाइट ये है कि देखो, जो वेलोसिटी ऑफ बी है वो इनिशियली राइट डायरेक्शन में है। अगर आप इसका कंपोनेंट देखोगे टुवर्ड्स द सेंट्रॉइड, तो वो कितना आएगा? यहाँ पे अगर अपन इसको वी मान लें तो ये वाला एंगल 30 डिग्री आएगा। है ना? क्योंकि सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी ये बात आप जानते ही हो। तो ये 30 डिग्री आएगा, तो इसकी तरफ, इसका जो सेंट्रॉइड की तरफ जो वेलोसिटी होगी वो वी कॉस 30 आएगी।
है कि नहीं। अब अगर अपन मान लीजिए जब इनकी सेकंड पोजीशन पे अगर अपन वेलोसिटीज देखें, तो जब ये B1 पे आ चुका है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। अगर आप सेंट्रॉइड की डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट देखोगे तो अभी भी एंगल 30 डिग्री ही बनेगा, तो ये अभी भी V cos 30 ही आएगा, है कि नहीं। जब अपन इसको मान लो B2 पे मानते हैं तो B2 पे वेलोसिटी आ जाएगी इस तरफ, सेंट्रॉइड से अगर आप ज्वाइन करोगे तो अभी भी ये वाला एंगल 30 डिग्री ही आएगा, यानी कि कंपोनेंट अभी भी सेंट्रॉइड की तरफ V cos 30 ही आएगा। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जब ये पार्टिकल्स चलते रहेंगे, ट्रायंगल छोटा होता रहेगा, तो भी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा टुवर्ड्स द लाइन जॉइनिंग द सेंट्रॉइड वो हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है। एक और बात इसमें मजेदार ये है कि जैसे मान लो अगर अपन यहाँ पे A3 को कंसीडर करें, तो पहले चलो ए को कंसीडर करते हैं, तो ए जो है वो इधर की डायरेक्शन में चल रहा होगा और बी इधर की डायरेक्शन में चल रहा है। तो अगर अपन बी के रिलेटिव ए की वेलोसिटी निकालें, तो वो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी ए बी लाइन ज्वाइन करने के अलोंग, वो जो भी आएगी वो ट्राइंगल के छोटे होने पर चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट बनी रहेगी। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर हर लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग सेम बनी रहेगी। ये चीज मैं आगे आपको जब सॉल्यूशन बताऊंगा ए के फ्रेम में, तब आपको ये वाली चीज और ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं जो कि आपको इस पूरे के पूरे एनालिसिस में क्लियर होने चाहिए, इस मोशन एनालिसिस में। अगर आपको ये आइडियाज क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो अभी मैंने आपको कुछ हिंट्स दिए हैं, अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार और ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि अभी आपको मैं मोशन समझा चुका हूँ, कुछ हिंट्स दे चुका हूँ। ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ आपने और ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इनका सॉल्यूशन वन देखते हैं। तो सॉल्यूशन वन है मेथड वन, जो कि हम ग्राउंड के फ्रेम में करेंगे। ठीक है, ग्राउंड के फ्रेम में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, हमको ये बात तो क्लियर है कि ट्रायंगल छोटा होता चला जाएगा, और ट्रायंगल के छोटे होने के साथ में जो वेलोसिटीज है उसका डायरेक्शन चेंज होता चला जाएगा, लेकिन जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा टुवर्ड्स द सेंट्रॉइड वो हमेशा सेम ही आएगा। तो अगर अपन बी की वेलोसिटी देखें तो वो वी है, इनिशियली भी, और हर समय वी ही रहती है, और वो सी की तरफ डायरेक्टेड रहती है, और उसका जो कंपोनेंट आएगा टुवर्ड्स द सेंट्रॉइड वो V cos 30 ही आएगा। यानी कि आप इस सिचुएशन को इस तरह से बोल सकते हो कि बी जो है वो एक तरीके से सेंट्रॉइड की तरफ जा रहा है V cos 30 वेलोसिटी से। अफेक्टिवली हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी जो है वो सेंट्रॉइड की तरफ जा रहा है V cos 30 वेलोसिटी से। तो अगर हम इनिशियली बी की वेलोसिटी निकाल लें, सॉरी, इनिशियली हम बी का डिस्टेंस निकाल लें सेंट्रॉइड से, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है बी का सेंट्रॉइड से। अगर हम ये डिस्टेंस डी निकाल लें और डी को अगर हम डिवाइड कर दें V cos 30 से, तो हमको वो टाइम मिल जाएगा जो कि उसको सेंट्रॉइड तक पहुंचने में लगेगा, क्योंकि जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का सेंट्रॉइड को लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, वो हमेशा सेम बना रहता है। तो यही का फंडामेंटल हम इसके मेथड वन में लगाने वाले हैं, ग्राउंड फ्रेम वाले सॉल्यूशन में। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी along द लाइन joining बी एंड ओ विल रिमेन कांस्टेंट which will be V cos 30, है कि नहीं। तो विद टाइम ओनली द डिस्टेंस बीओ विल बी कंज्यूम। तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि बी ने ओ तक की डिस्टेंस बीओ को अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर दो तो इतनी डिस्टेंस कंज्यूम हो रही है V cos 30 वेलोसिटी से। तो जो टाइम लगेगा वो बीओ अपॉन V cos 30 हो जाएगा। बीओ की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो, वो A/√3 आएगी। ये कैसे आएगा, हमको पता है सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियंस को ज्वाइन करने वाला पॉइंट होता है। तो और आपको पता है कि मीडियंस जो होती हैं एक ट्रायंगल की, वो 2:1 के रेशो में एक दूसरे को डिवाइड करती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप बी से ओ के बीच की दूरी निकाल सकते हो। वो दूरी आती है A/√3। तो जब आप इस डेटा को पुटअप कर देते हो, बीओ की वैल्यू पुटअप करते हो, डिवाइडेड बाय V cos 30 करते हो, तो आपके इसमें टाइम की वैल्यू आ जाती है 2A/3B। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये वाला मेथड वन क्लियर हो गया होगा ग्राउंड के फ्रेम में। तब हम इसका देखते हैं मेथड टू। मेथड टू है ए के फ्रेम में। ठीक है, अब हम इसको ए के फ्रेम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब देखो यहाँ पे हम रिलेटिव मोशन यूज करेंगे। तो ए के फ्रेम में अगर अपन को सॉल्व करना है तो ए को हमें रोकना पड़ेगा। ए जो है वो बी की तरफ चल रहा था, तो अगर हम ए को रोकेंगे तो क्या करेंगे, हम ए की वेलोसिटी को उल्टा करके बी में ऐड कर देंगे। तो बी के पास में ये राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी तो थी ही, और जब हम ए के फ्रेम में चले गए तो ये वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और आ जाएगा, जो कि बी से ए की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि ए की वेलोसिटी को हमने उल्टा करके बी में ऐड कर दिया है रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को यूज करते हुए। ठीक है ना। अब जो बी की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बी ए, वो कितनी होगी। तो देखो वो हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बी ए। बी से ए की तरफ जो लाइन ज्वाइनिंग है, इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी नेट, वो आएगी V + V cos 30। ये कैसे आई, देखो ये V तो ऑलरेडी था, इसके अंदर हमने इस वाले V का बी ए लाइन के अलोंग कंपोनेंट ले लिया, तो V cos 30 आ गया वहां से। इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास में ये वाली वेलोसिटी आ जाती है V + V cos 30। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब ये ट्रायंगल छोटा भी होता रहेगा तब भी ये रिलेटिव वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट ही बनी रहेगी बी ए लाइन के अलोंग।
यानी कि हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब हम ए के फ्रेम में चले गए हैं तो बी जो है वो ए की तरफ v प्लस वी कॉस 30 वेलोसिटी से चल रहा होगा। और डिस्टेंस वो कितनी कवर करेगा, डिस्टेंस वो ए ही कवर करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसको टाइम कितना लगेगा, ए अपॉन बी प्लस वी कॉस 30, इतना टाइम लग जाएगा। है कि नहीं, दिस रिलेटिव वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन द सेम। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो वापस से आपके पास में वही आंसर आ जाता है, 2a/3v। तो ये हमने दो मेथड देख लिए, है ना स्टूडेंट्स। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये दो मेथड्स क्लियर हो गए होंगे, ग्राउंड के फ्रेम में और ए के फ्रेम में। अब हम तीसरा मेथड देखेंगे जो कि होगा सेंट्रॉइड के फ्रेम में। ये बहुत ही मजेदार मेथड होने वाला है तीसरा वाला। ये मेरा एक नया एडिशन है, जनरली बच्चों को सेंट्रॉइड के फ्रेम में सॉल्व करना नहीं आता। मेथड 1 और 2 तो फिर भी आपको इधर उधर मिल जाते हैं, लेकिन ये मेथड 3 जो है ये काफी यूनिक मेथड है। तो देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सेंट्रॉइड के फ्रेम में सॉल्व करेंगे। सेंट्रॉइड के फ्रेम में भी हम यहाँ पर रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम लेंगे। रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम मतलब कैसा, हम एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम ले रहे हैं, पहली तो बात हम ये है कि हम सेंट्रॉइड पे बैठ जाएंगे और ट्राइंगल किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा, तो हम ट्राइंगल के साथ में उसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे जिससे ट्राइंगल घूम रहा है। ठीक है, तो मान लो कि ट्राइंगल की इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कुछ है ओमेगा, तो हम भी उसी एंगुलर वेलोसिटी से ऊपर बैठ करके घूमेंगे। उससे क्या होगा, उससे हमको ऐसा लगेगा कि ट्राइंगल हमको घूमता हुआ नहीं दिखाई देगा ऊपर बैठ करके। हमको ट्राइंगल केवल ऐसा दिखाई पड़ेगा कि ट्राइंगल श्रिंक हो रहा है और ए बी सी डायरेक्टली सेंट्रॉइड की तरफ आ रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये आपको ऐसा दिखेगा कि ए बी और सी ये तीनों सीधे सेंट्रॉइड की तरफ आ रहे हैं और ये ट्राइंगल घूम ही नहीं रहा, क्योंकि अब आप ट्राइंगल के साथ में घूम रहे हो, आप रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में चले गए हो। तो आपको ट्राइंगल अब घूमता हुआ नहीं दिखाई देगा, केवल श्रिंक होता हुआ दिखाई देगा। आपको ऐसा दिखाई देगा कि एबीसी डायरेक्टली बस सेंट्रॉइड की तरफ ही आ रहे हैं, घूमता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो अब ये क्वेश्चन ये बन जाएगा कि बी ए बी सी इनको सेंट्रॉइड तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको यहाँ पे निकालना है। इस चीज को समझाने के लिए देखिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इसकी एक एनालॉजी में देता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। मान लो कि ये एक इंसेक्ट है जो कि इस रॉड पर बैठा हुआ है। ठीक है, एक रॉड है जो कि रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, जिसपे एक इंसेक्ट बैठा हुआ है। मान लेते हैं कि रॉड की लेंथ है एल। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो इंसेक्ट है इसका ग्राउंड के फ्रेम में कैसा मोशन होगा। तो चलिए अपन उस मोशन को डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि ये रॉड घूम भी रही है और ये जो इंसेक्ट है ये सेंटर की तरफ चल रहा है, तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो इंसेक्ट है ये सेंटर की तरफ कितनी देर में, सेंटर के पास कितनी देर में पहुंच जाएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन इसका ग्राउंड के फ्रेम में मोशन देखते हैं इंसेक्ट का। तो क्योंकि इंसेक्ट जो है वो सेंटर की तरफ चल रहा है लेट्स से वी वेलोसिटी से, और रॉड घूम भी रही है, तो जो इंसेक्ट का मोशन आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, स्पाइरल मोशन आएगा। इंसेक्ट इस तरीके से घूमते घूमते फाइनली वो सेंटर पे पहुंच जाएगा, है कि नहीं। इस तरीके से वो घूमता हुआ पहुंच जाएगा सेंटर तक। तो ग्राउंड के फ्रेम में अगर आप देखोगे तो इतना कॉम्प्लेक्स मोशन होगा, पूरा स्पाइरल मोशन होगा। और अगर आप फिर इसको स्पाइरल के थ्रू टाइम निकालने की कोशिश करो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पर हमको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे सेंटर पे बैठ जाते हैं ओ पॉइंट पर और उसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लगते हैं जिससे कि पूरी रॉड घूम रही है। तो फिर हमको एक इंसेक्ट का मोशन कैसा दिखाई पड़ेगा, इंसेक्ट का मोशन हमको दिखाई पड़ेगा कि वो डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है। किस स्पीड से आ रहा है, वी से आ रहा है, क्योंकि उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रॉड वो वी है। तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम उसको लग जाएगा सिंपली एल अपॉन वी। है कि नहीं। ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई कि हमने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को किस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया रेफरेंस फ्रेम को चेंज करके। आप अगर ग्राउंड के फ्रेम में देखोगे तो इंसेक्ट का मोशन होगा स्पाइरल मोशन और उस पर टाइम निकालना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप ओ के फ्रेम में चले जाओ और रॉड के साथ में रोटेट करने लगो तो आपको रॉड घूमती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी, आपको केवल इंसेक्ट अपनी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो टाइम सिंपली एल अपॉन बी हो जाएगा। है कि नहीं। यही फंडामेंटल हम इस ट्राइंगल वाले प्रॉब्लम पर लगा रहे हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हम ओ पॉइंट पे बैठ गए और उसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लगे जिससे कि पूरा का पूरा ट्राइंगल घूम रहा होगा। ट्राइंगल एक वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा, हम भी उसी वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी से घूमते रहेंगे। तो हमको ये तीनों के तीनों पार्टिकल पूरा ट्राइंगल घूमता हुआ नजर ही नहीं आएंगे। हमको ये ऐसा लगेगा कि बस ये श्रिंक हो रहा है ट्राइंगल और डायरेक्टली ये तीनों पार्टिकल हमारी तरफ आ रहे हैं। तो अभी प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो गई, है ना। तो जब आप इस तरह से सेंट्रॉइड पे बैठ करके एक रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में चले जाते हो तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है। अब आपको एक ऐसा दिखाई पड़ेगा कि ट्राइंगल केवल श्रिंक हो रहा है और आपकी तरफ ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं। और किस वेलोसिटी से आ रहे होंगे, हमको ये पता है कि ए बी सी इनकी तीनों की जो वेलोसिटी होगी टुवर्ड्स द सेंट्रॉइड, उसका जो कंपोनेंट आएगा वो सिंपली वी कॉस 30 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि टाइम सिंपली फिर ये हो जाएगा कि बी से ओ के बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वी कॉस 30, क्योंकि अभी बस ट्राइंगल ही दिखाई पड़ेगा कि श्रिंक हो रहा है, एबीसी तीनों सेंट्रॉइड की तरफ आ गए, तो टाइम की वैल्यू सिंपली ये हो जाएगी। और बीओ की वैल्यू तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं, वो a/√3 होगी। है कि नहीं, बीओ की वैल्यू a/√3 होगी, ये बात हमने मेथड 1 में भी डिस्कस की थी। तो टाइम की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, बीओ की वैल्यू रख दो आप और वी कॉस 30 की वैल्यू रख दो, तो टाइम की वैल्यू आपके पास में आ जाती है 2a/3।
ठीक है ना। तो ये सेंट्रोइड वाले मेथड से इस तरह से ये समझ में आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको तीन मेथड बताए स्टूडेंट्स, और इन तीनों मेथड से आपको करना आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है। तो इस वीडियो को हो सके तो आप लोग दोबारा देखिए, तीनों मेथड्स को अच्छे से समझिए, सारे कंसेप्ट को डीपली डाइजेस्ट कीजिए। ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये सारे के सारे मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय।